Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं वे सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रहें तो कृपया उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास है शंकर आईएएस की पर्यावरण और पारिस्थितिकी की किताब का अध्याय 15, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क या प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। और हमारे पास संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के पिछले वर्षों के कुछ प्रश्न पत्र भी हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन इस अध्याय के मुख्य कॉन्सेप्ट्स को समझना है और ये देखना है कि यूपीएससी इस स्टैटिक हिस्से से किस तरह के सवाल पूछता है। ये उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले भारत में इन संरक्षित क्षेत्रों का आधार क्या है, मतलब कानूनी ढांचा क्या है? देखिए, इसका जो मुख्य आधार है वो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इस अधिनियम का उद्देश्य था वन्यजीवों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करना। और इसी अधिनियम के तहत अलग अलग प्रकार के संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो सबसे आम दो नाम जो हम सुनते हैं, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इनमें क्या अंतर है? ये हमेशा थोड़ा भ्रमित करने वाला होता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और यूपीएससी अक्सर इसी अंतर पर सवाल पूछता है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की बात करें तो राज्य सरकार एक अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर सकती है। कोई भी ऐसा क्षेत्र जो पारिस्थितिक, जीव जंतु, वनस्पति या भू आकृति विज्ञान के हिसाब से महत्वपूर्ण हो। अच्छा। इसमें कुछ मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, जैसे चराई, और स्थानीय निवासियों के कुछ अधिकार भी बने रह सकते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान, उसमें क्या अलग है? राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण का स्तर बहुत ऊंचा होता है। उन्हें भी राज्य सरकार ही अधिसूचित करती है, लेकिन यहाँ पर नियम बहुत सख्त हैं। कितने सख्त हैं? मतलब यहाँ किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि, चराई या निजी अधिकारों की अनुमति नहीं होती है। ये पूरी तरह से एक संरक्षित क्षेत्र है, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। अच्छा, यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल है जो 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। बताइए। सवाल था, भारत में संरक्षित क्षेत्रों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसमें स्थानीय लोगों को बायोमास इकट्ठा करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? और विकल्प थे बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, रामसर कन्वेंशन के तहत घोषित आर्द्रभूमि और वन्यजीव अभयारण्य। और जैसा कि हमने अभी चर्चा की, इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय उद्यान। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों के बीच के इस सूक्ष्म अंतर को समझना कितना जरूरी है। नेशनल पार्क में नियम सबसे कड़े होते हैं। तो क्या राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के अलावा भी कोई श्रेणियां हैं? ऐसा लगता है कि ये दो ही मुख्य हैं। हाँ है। असल में 2003 में अधिनियम में संशोधन करके दो नई और बहुत दिलचस्प श्रेणियां जोड़ी गईं। संरक्षण भंडार यानी कंजर्वेशन रिजर्व्स और सामुदायिक भंडार मतलब कम्युनिटी रिजर्व्स। कंजर्वेशन रिजर्व्स ये क्या होते हैं? ये सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र हैं जो अक्सर राष्ट्रीय उद्यानों या अभयारण्यों से सटे होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों के बीच एक बफर या एक कनेक्टर के रूप में काम करना है, एक गलियारे की तरह। अच्छा, ताकि जानवर मूव कर सकें। बिल्कुल। और इन्हें स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श के बाद ही घोषित किया जाता है। और ये सामुदायिक भंडार यानी कम्युनिटी रिजर्व्स, नाम से तो लगता है इसमें समुदाय की भूमिका है। आपने सही पकड़ा। ये निजी या सामुदायिक भूमि पर घोषित किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई समुदाय वन्य जीवों और उनके आवास की रक्षा के लिए स्वेच्छा से काम करना चाहता है तो सरकार उनकी जमीन को ये दर्जा दे सकती है। यह संरक्षण में समुदाय की भागीदारी का एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है। वाह, ये तो बहुत ही प्रगतिशील कदम है। चलिए अब कुछ विशेष संरक्षित क्षेत्रों की बात करते हैं, जैसे टाइगर रिजर्व। ये क्या है? क्या ये नेशनल पार्क से अलग है?
टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत शासित किया जाता है। ये अपने आप में कोई अलग कानूनी श्रेणी नहीं है, बल्कि एक प्रशासनिक दर्जा है। इन्हें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अच्छा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनमें 2 क्षेत्र होते हैं, एक कोर या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, जिसे राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का दर्जा दिया जाता है। मतलब सबसे सख्त सुरक्षा वाला इलाका। एग्जैक्टली और फिर उसके चारों ओर एक बफर जोन होता है, जहां संरक्षण उन्मुख भूमि उपयोग होता है, मतलब सस्टेनेबल एक्टिविटीज। समझ गया। यूपीएससी ने जरूर इस पर सवाल पूछा होगा। हाँ, कई बार। जैसे एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं, और बांदीपुर, मानस, सुंदरबन जैसे विकल्प दिए गए थे। तो ये जानना जरूरी है कि कौन से प्रमुख क्षेत्र टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित है और कहाँ हैं। ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण टर्म है बायोस्फीयर रिजर्व। ये राष्ट्रीय उद्यान से कैसे अलग है? ये तो और भी बड़ा कॉन्सेप्ट लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। इसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर यानी MAB कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य सिर्फ वन्य जीवों का संरक्षण नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मकसद है एक तरह से पूरे के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधताओं का संरक्षण करना, और साथ ही सतत विकास को भी बढ़ावा देना। सतत विकास मतलब इसमें इंसान भी शामिल हैं। ये 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे अंदर कोर क्षेत्र, जो कानूनी रूप से संरक्षित होता है। ठीक है, नेशनल पार्क जैसा है। हाँ, फिर उसके बाहर बफर क्षेत्र। यहाँ पर रिसर्च, शिक्षा और टूरिज्म जैसी गतिविधियों की अनुमति होती है जो संरक्षण के अनुकूल हों। और तीसरा? सबसे बाहरी होता है संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन एरिया। यहाँ स्थानीय समुदाय रहते हैं और सतत आर्थिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। ये संरक्षण और विकास का संगम है। ये तो कमाल का मॉडल है। 2013 के एक प्रश्न में नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व को गारो हिल्स के साथ सही ढंग से सुमेलित करने को कहा गया था। जी, इससे पता चलता है कि बायोस्फीयर रिजर्व और उनकी भौगोलिक स्थिति दोनों ही महत्वपूर्ण है। संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में हम विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में भी सुनते हैं। इसकी क्या भूमिका है? ये यूनेस्को द्वारा दिया जाने वाले एक टैग है, एक ग्लोबल रिकॉग्निशन। 1972 के विश्व विरासत कन्वेंशन के तहत ऐसे स्थलों को चुना जाता है जिनका उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य हो, मतलब जो पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो। ये कल्चरल और नेचुरल दोनों हो सकते हैं, है ना? जी हाँ, ये सांस्कृतिक या प्राकृतिक दोनों हो सकते हैं। तो भारत के कौन से प्राकृतिक स्थल इस सूची में हैं? कोई उदाहरण? कई है। उदाहरण के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और पूरा का पूरा पश्चिमी घाट। इन्हें वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है और इनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिलता है। तो संक्षेप में, भारत का संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पर आधारित है और इसमें विभिन्न स्तरों की सुरक्षा वाली कई श्रेणियां हैं, सबसे सख्त राष्ट्रीय उद्यानों से लेकर समुदाय संचालित सामुदायिक भंडारों तक। बिल्कुल, और जैसा कि हमने पिछले वर्षों के प्रश्नों से देखा, यूपीएससी सिर्फ परिभाषाओं पर ही नहीं, बल्कि उनके बीच के अंतर, उनकी भौगोलिक स्थिति और उनके प्रबंधन की बारीकियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। एकदम सही। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। संरक्षण के इन सभी कानूनी ढांचों के बावजूद मानव वन्यजीव संघर्ष क्यों बढ़ रहा है? क्या कानून पर्याप्त है या हमें संरक्षण के प्रति अपने सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने की भी जरूरत है? आज की इस गहन चर्चा के लिए स्रोत सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय PPP यूट्यूब चैनल द्वारा प्रदान किए गए थे। अगर आपको यह चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और पेड मेंबरशिप के माध्यम से उन्हें अपना समर्थन दें। अगली बार फिर मिलेंगे। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.